नमस्कार दोस्तों, आप सब जुड़ चुके हैं हमारे साथ द गुड नाइट करंट अफेयर शो में। आज के करंट अफेयर में हम आपसे 3 टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जो मुख्यतः ओरिएंटेड होगा 3 टॉपिक के आसपास, जिसमें आपसे हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो क्वेश्चन की जब हम डिस्कस करेंगे उसका आंसर हम डिस्कस करते चलेंगे। तो 3 टॉपिक पर आधारित होगा। पहला आपको यहीं पे हम अगर बता दें तो देखिए, यहाँ पर डिस्कशन हमारी होगी आज। सबसे पहले होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, यानी NEP से जो प्रश्न होंगे, जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं इससे होगा। NEP 2020 से जो प्रश्न होंगे वो में होगा। दूसरा हम आज बात करेंगे आपसे राफेल के बारे में। राफेल जो भारत आया इससे जो रिलेटेड प्रश्न बनेंगे वो। और तीसरा हम बात करेंगे टाइगर सेंसस के बारे में, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो। इन 3 टॉपिक में लगभग हमने 20 प्रश्न बनाए हैं। उन 20 प्रश्नों को डिस्कस करते हुए और एक एक के डिटेल आपके साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? एकदम UPPCS ऐसे ही प्रश्न पूछता है, इसलिए हमारी कोशिश है आपको उसी तरह से प्रश्नों का सामना कराया जाए। प्रश्न है नंबर 1, नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? इसका पहला ऑप्शन आपके सामने है 29 जुलाई 2020, 28 जुलाई 2020, 30 जुलाई 2020 और 28 जुलाई 2020। ये 2 बार ऑप्शन में आ गया है, कोई बात नहीं, ये 28 जून 2020 है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से सही आंसर कौन सा है आपको चयन करना है। देखिए, जैसा कि आपको बता दें, इसमें सही आंसर है ए। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी और यह काम आपने की तरफ से शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आया गया है। अगर आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसका नाम बदल के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये आपको यहाँ पर जानना था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या, कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसे पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कब कैबिनेट ने मंजूरी दी है? 29 जुलाई 2020 को। ओके, अभी जो टोटल खर्च हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, वो टोटल जो GDP हमारी है उस GDP का 4.43% खर्च हो रहा है। ये भी आपको जानना महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बता देते हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना। जितनी भी एजुकेशन जो समग्र शिक्षा है उन शिक्षा को आगे ले आकर प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। तो आइए आज के दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। ये भी नई शिक्षा नीति से ही प्रश्न होगा। आज जितने भी प्रश्न हमने ड्रा किए हैं उन 3 टॉपिक पे ही, जैसा कि मैंने पहले बताया। देखिए, दूसरा प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में 100% नामांकन कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ये नई शिक्षा नीति का एक प्रावधान है जिसके तहत बात किया गया है कि हम इस डेट तक, इस सन तक 100% स्कूलों में नामांकन प्राप्त करेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2030 एंड ऑप्शन डी है 2035। देखेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको सही जवाब का चयन करना है। इसका सही उत्तर आपको बताया दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके तहत कहा गया है 2030 तक हम स्कूलों में 100%, स्कूलों में ध्यान रखिएगा, उच्च शिक्षा में नहीं, स्कूलों में 100% नामांकन प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा गया है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है यहाँ पर 50% जो नामांकन होगा इसको हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, पंजीकरण करने की कोशिश करेंगे। ये 2 टारगेट के साथ शिक्षा नीति हमारे लागू की गई है। ठीक है, आज की क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न होगा उस पर हम बात करते हैं। हमारा 2 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा हमारा प्रश्न है, नई शिक्षा नीति का निर्माण किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम समिति, ऑप्शन बी की कस्तूरी रंगन कमेटी, ऑप्शन सी कोठारी कमेटी एंड ऑप्शन डी उर्जित पटेल कमेटी। तो देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन है और सही जवाब आपके पास आ गया है, वो है कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में अगर आप जानेंगे तो पहले कस्तूरी रंगन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये कस्तूरी रंगन जो इसरो है, इसरो आपका जो संस्थान है,
ये उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ये पहले उसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान में के सिवान इसके अध्यक्ष हैं इसरो के। तो के कस्तूरीरंगन उसके इसरो के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था के कस्तूरीरंगन कमेटी, और उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करने की सिफारिश की थी। इसके पहले एक ड्राफ्ट बनाने का काम सौंपा गया था सुब्रमण्यम समिति को, उन्होंने वे ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन उसके बाद के कस्तूरीरंगन कमेटी बनी जिसने फाइनलाइज किया। उसके बाद नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया। इतनी बातें अगर आप समझ रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर रहे हैं, जिसका सही जवाब है बी, के कस्तूरीरंगन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नई शिक्षा नीति को पुनर्स्थापित किया गया, यानी किसको इसने स्थापित किया, इसके पहले कौन सी समिति थी जो कौन सी पॉलिसी थी, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी थी जो चल रही थी। यानी अब इसमें देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन है, ये 1989, 1986, 2002 एंड आपका 1967। तो सही जवाब अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या है कि ये 34 सालों के बाद पुनः लाई गई है, और ये है 1986, 1986 में एक पॉलिसी आई थी। शिक्षा नीति अब तक 1986 की लागू थी, अब 2020 की पॉलिसी लागू है। इसमें देखेंगे क्या किया गया है, ये 34 सालों के बाद इस शिक्षा नीति को लागू किया गया है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जिसमें आपके कई प्रावधान हैं, इसकी भी हम आपसे आगे बात करेंगे। इसमें आपको जैसा कि याद हो रहा होगा कि 5+3+3 का जो शेड्यूल 10+2 के जो स्ट्रक्चर था उसे समाप्त कर दिया गया है। अभी आगे और भी हम शिक्षा नीति के बारे में डिटेल में आपसे बात करने वाले हैं। आगे चलें, आज का पांचवा प्रश्न, आपको पांचवें प्रश्न को बड़े ध्यान से, बड़े तन्मयता के साथ देखना होगा। पांचवा प्रश्न आप देखिए, शिक्षा नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ये यूपीएससी के स्तर का हमने प्रश्न बनाने की कोशिश की है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन कथन नंबर 1 स्टेटमेंट 1, इसके तहत शिक्षा पर खर्च को बढ़ाकर 6% करना है। दूसरा, शिक्षा की नीति के तहत उच्च शिक्षा पंजीकरण को बढ़ाकर 28.3 से 50% करना है। और तीसरा, यह त्रिभाषा चुनने के आधार, यानी जो लैंग्वेज फार्मूला था उसके चुनने के अधिकार को समाप्त कर दिया है। अब आपको इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखेंगे जो पहला विकल्प है ये बिल्कुल सही है। अब तक जो खर्च हो रहा है, हमने अभी बताया कि 4.43% खर्च हो रहा है, इसे बढ़ाकर जीडीपी का 6% करने का टारगेट रखा गया है। दूसरी चीज़ हमने ये भी बताया कि जो उच्च शिक्षा पंजीकरण है उसमें आपको बढ़ाकर 28% से लेकर से 50% करना है। और इसके साथ ही हमने स्कूलों के लिए बताया कि 2030 तक टारगेट रखा गया है कि स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन करने के लिए लक्ष्य रखा गया। ये आपका पिछला प्रश्न था, अभी आपसे हमने डिस्कशन किया। तो ऐसे में देखेंगे, और 1 और 2 तो बिल्कुल सही हो गए। तीसरा प्रश्न पे हम तीसरे कथन में विचार करते हैं, इसके तहत त्रिभाषा चुनने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। जी नहीं दोस्तों, इसके तहत राज्यों को त्रिभाषा को चुनने का अधिकार रखा गया है। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी आपका सही हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाल ही में बाघ जनसंख्या को पता करने के लिए बाघ गणना 2018 की गई, यानी 18 की रिपोर्ट आई। यह जनगणना कौन सा संस्करण है? तो ये कौन से संस्करण की जनगणना थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, पांचवी, जो भी कुछ 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। पहला, तीसरा, फिर दूसरा ऑप्शन बी है 5वां, सी ऑप्शन है 7वां एंड डी ऑप्शन है 14वां, चौथा। तो देखेंगे कौन सी जनगणना थी, ये आपको समझना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 2018 में जो जनगणना हुई है, ये आपका इसका सही जवाब है 4th। ये चौथा संस्करण था जो 2018 की रिपोर्ट है, और वो आई है 2020 में। और कब आ रही है 2020 में? ये आ रही है जुलाई 2020 में। किस जुलाई? 29 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें अगर क्लियर हों तो यहाँ से हम आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न है बाघ गणना। अच्छा, एक चीज़ और, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक फैक्ट और आपको बता दें, जिस पे फैक्ट प्रश्न हमें नहीं मिला, हमें लगा कि प्रश्न बना होगा। वो क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसके तहत एक संस्था बनाने की बात की गई है जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात की गई है जो शोध के कार्यों को बढ़ावा देगा।
ठीक है, ये चीज़ हमें आगे मिला होगा, इसमें दिया गया प्रश्न में, लेकिन नहीं दिया है कोई बात नहीं, आपको हम ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फिर। बाघ गणना 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो कथन नंबर 1 है, यह जनगणना 29 जुलाई 2020 को प्रकाशित की। अभी मैंने बताया, जस्ट एक सेकंड, ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरे कथन पे चलें। विश्व में सर्वाधिक बाघ, यहाँ भाग नहीं है, यहाँ बाघ है, यानी टाइगर भारत में पाए जाते हैं। दूसरा कथन होगा, बाघ दिवस 27 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसमें देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में आपको जैसा याद आ रहा होगा कि पहला कथन तो बिल्कुल सही है, अगर ये बाघ है तो ये दूसरा कथन भी सही है। हम आते हैं तीसरे कथन पर। तीसरे कथन पर ये डेट 27 जुलाई नहीं है, बल्कि दोस्तों क्या है, 29 जुलाई है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर दिवस मनाया जाता है, और इसका जो सही जवाब होगा वो 1 और 2 होगा, यानी ये होगा। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट को एकदम याद कर लीजिए, प्रश्न आपको मिलेंगे हर एक हालत में। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न, बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए वैश्विक मंचों पर किस वर्ष को लक्षित किया गया है? देखिए, जो विश्व में जो टारगेट रखा गया है, सभी देशों को टारगेट दिया गया है, वो कब तक टारगेट दिया गया है कि आप वैश्विक जो बाघों की संख्या है उसको दोगुना करेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2050 और ऑप्शन डी 2025। तो देखिए, अगर सही जवाब की हम बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2024। लेकिन इसी लक्ष्य को दोहराते हुए हमारे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि हमने उसे बहुत पहले ही अचीव कर लिया। ये जो जनगणना हुई है, ये जैसा कि हमने बताया कि ये फोर्स जनगणना थी। फोर्स जनगणना के साथ ही साथ कुछ इसके और विशेषताएं थी कि इसमें आप देखेंगे जो बाघों की स्थिति थी भारत में, वो समय 2020 में आते आते डबल हो चुकी है। और वैश्विक जो लक्ष्य रखा गया वो कब रखा गया है? 2024 रखा गया है। 4 वर्षों पहले ही हमने ये लक्ष्य पहले अचीव कर लिया। ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलें, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बाघ भारत में किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाए जाते हैं नहीं, ये 2018 के अनुसार पाए गए हैं, यानी यह प्रश्न जो है कि जिसके अनुसार 2018 में सर्वाधिक बाघ पाए गए हैं वो कौन सा आपको चयन करना है। तो देखिए, ऑप्शन ए मानस टाइगर रिजर्व असम में है, ध्यान रखिएगा। बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, और कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से आपको सही जवाब का चयन करना है। और देखेंगे जो सही जवाब है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघ पाए गए हैं। बाघों की संख्या अगर देखा जाए कैसे, एक नेशनल पार्क के रूप में, एक स्थान के रूप में, आरक्षित क्षेत्र के रूप में, तो सर्वाधिक नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेंगे? जिम कॉर्बेट में। और सबसे अधिक राज्य में आप देखेंगे तो राज्य में है कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 526 बाघ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, हो सकता है इसी में आपको मिल जाएगा, प्रश्न ड्रा किया गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो हमने बताया बाघों की संख्या डबल करने वाली बात बताई थी। भारत ने बाघों की संख्या को डबल करने के लिए 2022 को लक्षित किया था और 2 वर्ष पहले प्राप्त कर लिया। विश्व ने 2024 किया था, भारत ने अपनी तरफ से 2022 किया था। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि जितने विश्व में टोटल बाघ पाए जाते हैं उसमें देखेंगे संख्या है टोटल 3900 पूरे विश्व में, और भारत में 3900 में से 2967 बाघ भारत में जनगणना में पाए गए हैं। यह भारत के लिए बड़ी ही अचीवमेंट है और इसे इसलिए कहें टाइगर कंट्री के नाम से भी भारत जाना जा रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न हम बात करें, निम्नलिखित में से किस आरक्षित क्षेत्र में बाघ नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, 4 आरक्षित क्षेत्र दिया गया है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व और दम्फा टाइगर रिजर्व। पहले इन चारों की लोकेशन आप बताएं। इसके पहले जो था वो बड़ा आसान था, एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है, मानस असम, बाधागढ़ एमपी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड और कायबुल लमजाओ आप देखेंगे ये मणिपुर में है, नॉर्थ ईस्ट का है। ऐसे ही आ जाइए, अपने पुराने वाले प्रश्न को याद करते हुए आप इसको याद करते हुए बताइए ये कौन सा टाइगर रिजर्व है, कि कहाँ कहाँ है। पहला प्रश्न तो आपको ये, बुक्सा आपको बता दें वेस्ट बंगाल में है, पलामू झारखंड में है, दम्फा आप देखेंगे मिजोरम में है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। दम्फा मिजोरम में है, बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में है और जो पलामू है ये झारखंड में है।
इन चारों में से, इन तीनों में आप देखिए किस टाइगर रिजर्व में बाघ नहीं पाए जाते। तो 2018 का जो सर्वे है, 2018 की जो जनगणना है, उसमें बताया गया है कि बुक्सा, पलामू और दम्फा तीनों में कहीं भी टाइगर, कोई भी टाइगर दर्ज नहीं किए गए हैं। इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात आपको ये है कि जो दम्फा है और जो बुक्सा है, ये टाइगर आरक्षित क्षेत्र हैं, यहाँ पहले थे लेकिन गणना में यहाँ पर मिले नहीं हैं। और जो पलामू है, यहाँ पर तो कोई बाघ दर्ज ही नहीं हुए हैं। ठीक है, आगे चलें। यानी इन तीनों में कोई टाइगर रिजर्व नहीं, तो कोई टाइगर की संख्या दर्ज नहीं की गई है। तो ऐसे में ऑप्शन डी सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अच्छा, तो कुछ जो नेशनल पार्क है उन्हें आप जान लीजिएगा। जैसे महत्वपूर्ण काजीरंगा है, आपका दम्फा है, दम्फा की हमने बात कर ही थी। आप देखेंगे बादीपुर है, आप देखेंगे वाल्मीकि है बिहार में, तो कार्बेट है। इन सबको आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपके स्टैटिक जीएस का भाग होगा, इसको आप देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पाए जाने वाले भागों में को राज्य अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित किया। देखिए यहाँ भाग नहीं, यहाँ बाघ है, बार बार गलती हो गई है टाइपिंग में। बाघों को राज्य के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं, उससे कम, ऐसे आपको अरेंज करना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया, जैसा कि आपको याद आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश में 526 बाघ पाए जाते हैं। सबसे अधिक हमने बताया मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं। इसके बाद सेकंड पे अब आपको चयन करना है, सेकंड पे बाघ सबसे अधिक कहाँ पाए जा रहे हैं, ये आपके लिए प्रश्न है। जी हाँ, इसके पहले आपको याद हो इस गणना में कर्नाटक टाइगर स्टेट था, तो अब वो दूसरे नंबर पर चला गया है। यानी पहले तो एमपी होगा और उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगा कर्नाटक। आप उत्तर चयन करते रहिएगा, ए बी सी डी में से जो भी आपको एप्रोप्रिएट लग रहा हो, लेकिन मैं आपको ड्रा करा रहा हूँ कर्नाटक। और जो तीसरा स्थान है वो आप देखेंगे, तीसरे स्थान पे उत्तराखंड है और यहाँ पर 442 बाघ पाए गए हैं। अच्छा, तीनों का क्रम बता दें आपको। देखिए जो एमपी है, एमपी में जो बाघ पाए गए हैं, ये पाए गए हैं 526 बाघ, और जो कर्नाटक है यहाँ पर 524 बाघ, केवल 2 बाघ कम पाए गए हैं। और जो उत्तराखंड है वो हमने बताया कि 442 बाघ पाए गए हैं। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 319 बाघ पाए गए हैं। और उसके बाद एक राज्य और याद कर लिया, तमिलनाडु में 264 बाघ पाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो ऑप्शन आपका सही होगा आप चयन करें। एमपी किस पे है, 2 नंबर पहले कहाँ है, 3 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद 2 के बाद हमें जाना है 3, 2 के बाद 3 जाएंगे तो 2 बचे। उसके बाद जाएंगे हम उत्तराखंड वाले पे 4, तो 2 के बाद 4, यानी आपका सही जवाब बी है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर इज बी। आगे चले, अगला प्रश्न है बाघ से ही बाघ गणना 2018 का शीर्षक क्या बनाया गया है या क्या रखा गया है। जो बाघ जनगणना की गई है उसका कुछ शीर्षक रखा गया था, वो क्या है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। ऑप्शन है बाघों के लिए आवास, दूसरा ऑप्शन है आपके बाघ और हमारा पर्यावरण, दूसरा है भारत में बाघों की स्थिति, सहकारी और आखेट, और तीसरा है सेव द टाइगर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो जो सही जवाब है भारत में बाघों की स्थिति एंड आखेट। ओके, अगर इसकी इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में दिया है स्टेटस ऑफ द टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड इंडिया रिपोर्ट फॉर 2018। ओके, इतनी बातें अगर आप स्पष्ट हो तो बाघों से भी हमने एक अच्छा खासा प्रश्न किया। इसमें जो कुछ और आपको एडिशनल चीज़ जानते हैं, जितने बाघ के हैं पहले वो क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, फिर आपको एडिशनल चीज़ हम बताएंगे। देखिए यहाँ से अगला प्रश्न आपका बाघ से हटते हुए किस तरफ चला गया है, तो हम आपको यहीं बाघ का जो एडिशनल चीज़ है वो ऐड करा देंगे। चलिए, यहाँ से यहीं तक बाघ का प्रश्न है। तो देखिए ये प्रश्न आपने सॉल्व किया, और बाघों से और भी जो आपको चीज़ें रिलेटेड हैं वो आपको यहीं हम ऐड करा देते हैं। वो क्या है, पहली, इस रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया, प्रकाश जावड़ेकर ने किया। स्टेटस क्या है, स्टेटस है भारत में बाघों की स्थिति और सहकारी व आखेट। दूसरी चीज़ क्या है, भारत में जो विश्व के टोटल बाघ हैं, भारत में 70% बाघ पाए जाते हैं। कितना, 70%। ओके, एक और चीज़ आपको यहाँ समझनी होगी, क्या कि जो बाघ पाए जाते हैं वो भारत के क्षेत्र के अनुसार अगर हम देखें तो कौन से हैं। सबसे अधिक आप देखेंगे मध्य भारत और पूर्वी घाट वाले हिस्से को मिलाकर एक साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो बाघों की संख्या है 1053 है। उसके बाद दूसरा स्थान आ रहा है, दूसरे स्थान पर अगर हम बात करेंगे तो दूसरे स्थान पे आ रहा है आपका वेस्टर्न घाट।
वेस्टर्न घाट पे जो बाघों की संख्या है वो 981 है। इसके बाद तीसरे स्थान पे शिवालिक और गंगेटिक पेन का आता है, जहाँ पर 646 बाघ हैं। ठीक है, तो ये बाघों का एक अरेंजमेंट था जिसे आपको याद रखना जरूरी था। तो यहाँ तक बातें अगर स्पष्ट और कुछ चीज़ें जो छूट रहे हैं बाघों के बारे में उसकी भी आपसे चर्चा कर दें। तो ये पहली बात आप ARN जो बाघ जो टाइगर रिजर्व है उसमें आपको 3 फार्म में आपको याद करना होगा। पहले आपको नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ कहाँ पर हैं, तो हमने आपको पिछले प्रश्न में दिखा गया जिम कॉर्बेट। दूसरे स्टेट में, तो आपको स्टेट में याद होगा पहले मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, उसके तृतीय पे उत्तराखंड है और फिर महाराष्ट्र है। और इसके बाद स्टेट से एक रीजन वाइज आपको याद होना होगा। तो रीजन में हमने बताया कि जो मध्य भारत है और जो पूर्वी भारत है, पूर्वी घाट है, वहाँ पे पहले स्थान पे है और उसके बाद पश्चिमी घाट में आता है। तो ये आपको इन तीनों के नज़र में रखते हुए याद करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो आपको ध्यान रखना होगा कि जो बाघ जो टाइगर हैं टाइगर पूरे वर्ल्ड के 70% भाग में पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि विश्व में पूरे टाइगर का 70% भाग कवर करता है। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे जो भारत है, जो एरिया है भारत का केवल 2.4% कवर कर रहा है, जनसंख्या 17% कवर कर रही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी 8% कवर कर रही है, यानी हर चीज़ अपनी ज़रूरत से एवं है। तो ये चीज़ आपको भारत के बारे में जाननी होगी। ओके, आइए यहाँ से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आप अगले प्रश्न को देख रहे होंगे कि 29 जुलाई 2020 को निम्न में से कौन सी घटनाएं घटित नहीं हुई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे 29 जुलाई 2020 को हमने बताया कि बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई थी। अभी आपने एक चीज़ और देखा होगा कि 29 जुलाई को ही क्या किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी पारित कैबिनेट ने की थी। तो अगर ए और बी हो रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन बच ही रहा है, तो सी भी उसी डेट में होगी। जी हाँ, बिल्कुल 29 जुलाई को राफेल भी भारत आया था। ये 3 घटनाएं आप देखेंगे एक साथ यहीं पर हो रही हैं। और चौथा, जैसा कि अभी हम बात करेंगे, ये भी 29 जुलाई है, ये भी 29 जुलाई है और ये भी 29 जुलाई, ये 29 जुलाई को ही ये तीनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। और चौथा जो आपका भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप पर प्रतिबंध है, ये आपके जून की घटना है, जुलाई की नहीं। एकदम बिल्कुल क्लियर रहिएगा, जरा सा भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, डेट आप लोगों के महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये UPPCS जो है और जो ROARO है, ये डेट को भी फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। फ्रांस द्वारा मंगाया गया राफेल किस जनरेशन का है? हमने बताया था कि हम 3 टॉपिक पे आपको चर्चा करेंगे। एक होगा हमारा टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और दूसरी हमारी टॉपिक थी बाघ सेंसस और टाइगर सेंसस, और तीसरा है राफेल। तो राफेल में जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे राफेल में अब तक पूरे विश्व में, राफेल ही नहीं पूरे विश्व में जो हथियारों की होड़ है वो 5G तक पहुँच चुकी है, 5G तक। और 5G सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको पूरा विश्व में अभी भी कोई टक्कर नहीं दे पाता। और ये 5G अभी हम बताएंगे किसके किसके पास है। ठीक है, तो ये किस श्रेणी का है? ये 3G यानी 3rd जनरेशन, B 4th जनरेशन, C 5th जनरेशन एंड D 4.5 जनरेशन। तो इसका अगर सही जवाब आप देखें तो इसका सही जवाब है दोस्तों, रेड कलर में आपको दिखाएंगे 4.5G। ये 4.5 जनरेशन का है, ना 4th का है ना 5th का है, दोनों के बीच का है। अच्छा, तो ये चीज़, और 5th जनरेशन किन के पास है ये आपको जानने की उत्सुकता हो रही है। जी हाँ, 5th जनरेशन USA के पास है और 5th जनरेशन आपका किसके पास है? रसिया के पास है। और दावा कर रहा है कि चाइना भी हम बना लिए हैं, लेकिन अभी शायद वो डेवलपिंग फेज में है, अभी वो बना रहा है। और पूरे विश्व में किसी के पास 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन नहीं हो, वो अगर किसी के पास है तो केवल इन 2 के पास है, फिर अमेरिका और रसिया के पास चाइना दावा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आगे चले। और ये जो राफेल था ये 4.G है और भारत के पास इसके पहले भी 4.G का राफेल है, जैसे सुखोई 30। ठीक है, ये भी 4.3 है जो हमने रसिया से लिया था। आगे चलते हैं। अच्छा, 4.5G 4.5 और 5G में क्या डिफरेंस है, जानने की इच्छा हो रही है तो बता देते हैं कि जो 4.5 है ये रडार से पकड़े जा सकते हैं, कि रडार से पकड़े जा सकते हैं कहाँ पर हैं, जबकि जो 5G है
इनको रडार टैकल नहीं कर सकता। इनको रडार यानी कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है जो इनको पता कर पाए कहाँ पर है। ये एडवांस तकनीकी है। ठीक, इसके आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? INS कोलकाता ने राफेल के स्वागत में कौन सा स्लोगन जारी किया? महत्वपूर्ण है। जब राफेल फ्रांस से चलकर भारत आ रहा था, तो जैसे ही वो इंडियन ओशियन में या बंगाल की खाड़ी में पहुंचा, तो वहाँ पर INS कोलकाता खड़ा था। उसने INS कोलकाता ने स्वागत में एक स्लोगन जारी किया था। उन 4 स्लोगनों में से क्या आपके पास ऑप्शन है? वेलकम राफेल इन इंडिया, राफेल एंड इंडियन आर्मी, हैप्पी लैंडिंग हैप्पी हंटिंग और अद्भुत भारत अद्भुत राफेल। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो हैप्पी लैंडिंग एंड हैप्पी हंटिंग, ये स्लोगन INS कोलकाता ने जारी किया था। ठीक है दोस्तों, अगर इतनी बातें स्पष्ट हो तो आप आगे देख सकते हैं। एक इमेज आपको है, एरो लीडर हिंद महासागर में आपका स्वागत, हैप्पी लैंडिंग हैप्पी हंटिंग, INS कोलकाता से राफेल की बातचीत। तो ये थी आपकी इस वीडियो के इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल। तो अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलें तो अगला प्रश्न हमारे आपके सामने होगा। अगला प्रश्न है, राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डैसल्ट एविएशन, दूसरा बोइंग एंड तीसरा एविएशन ऑफ फ्रांस और चौथा है DBL कंपनी। तो देखेंगे ये इसका जो सही जवाब है, उसका सही जवाब रेड कलर से आपको दिखाते हैं, वो है डैसल्ट एविएशन। आपके पास इमेज है, ये है डैसल्ट एविएशन। डैसल्ट एविएशन ने ही राफेल को बनाया है, जो 4.5G का हथियार। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। और आप देखेंगे इस 4.5G जो राफेल है, राफेल की आपको इमेज पिछले में दिखाई थी, उसमें कई मिसाइल लगी हुई हैं, कई मिसाइल लगी हुई हैं। इसकी भी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल राफेल पर तैनात की गई है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा की को कुछ मिसाइल लगी हुई हैं, तो मिसाइल के नाम भी आपको जानना होगा, पूछा जा सकता है। पहला मीका, दूसरा मिटायर, तीसरा हैमर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखेंगे इस पर 4 मिसाइलें लगी हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं? चारों का नाम आपको बताएंगे। पहला है मीका। मीका है एक मध्यम दूरी की मिसाइल। दूसरा मिटायर, ये भी क्या है? एक मध्यम दूरी की मिसाइल है। तीसरा है हैमर, ये कम दूरी की मिसाइल है। और चौथा है स्कैल्प, ये GPS सिस्टम है, ये GCM सिस्टम से लैस है ये मिसाइल। तो 4 हैं, यानी चारों में अगर देखा जाए 3 आपको दिए गए इस प्रश्न में, यानी आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे चले। फ्रांस से आया राफेल भारत आने से पहले कहाँ पर लैंडिंग करके ईंधन भरा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखेंगे जब वहाँ से फ्रांस से राफेल चला, और फ्रांस से कहाँ से चला ये भी आपके लिए पूछा जा सकता है। तो ये चला था, आपको एक एयरबेस है फ्रांस का जिसका नाम है मैरिग्नैक। यहाँ से एयरबेस से वो चला था। और कहाँ उतरा था भारत में? भारत में उतरा था, आप सब जानते हैं, अम्बाला एयरबेस पे। ठीक है, और अम्बाला एयरबेस पे ये उतरा था। अम्बाला एयरबेस पे उतरने के बाद इस उतरने के बीच में एक बार उसका जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो फ्यूल ख़त्म हो गया था। उसे भरने के लिए वो 7 घंटे यात्रा करने के बाद उतर कर वहाँ से फ्यूल भरा और फिर इंडिया आया। तो उसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी UAE यानी संयुक्त राज्य अमीरात एंड ऑप्शन डी ईरान। तो सही जवाब आप देखेंगे क्या है? सही जवाब है UAE। और कौन सा? संयुक्त राज्य अमीरात, क्योंकि अरब सागर से होकर आया था। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न की ओर अगर हम चले तो आप UAE की लोकेशन आपको दिख रही होगी, ये है UAE जो पीले कलर का है। यहीं पर आकर उसने क्या लिया? अपना फ्यूल लिया था। और रही फ्यूल लेने की बात, तो एक और बात आपको ये बता दें, जिस एयरबेस से उतरा था फ्यूल लेने के लिए, उस एयरबेस का नाम आपको दे सकता है, वो था अल दफरा। कौन सा एयरबेस है? अल दफरा एयरबेस पे वो उतरा था और वहाँ से फ्यूल भरकर फिर इंडिया रवाना हुआ। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने चीन द्वारा कुछ एप्लीकेशन को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। इनकी कुल संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है, आपको याद हो रहा है, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयरिंग और बहुत सारे कैम स्कैनर, इन सबको भारत सरकार ने बैन किया है। तो 4 ऑप्शन है, 59, 100, 87 एंड 106। तो इसका जो सही जवाब है, आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो हम तो याद दिलाएंगे ही। इसका सही जवाब है 106। आपको 59 याद आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आपको सही याद आ रहा है कि जो 59 है ये पहले चरण में बंद किए गए थे।
लेकिन उसके बाद फिर आप देखेंगे 59 बंद करने के बाद फिर टोटल 47 को फिर बैन किया गया। ये जो 47 बैन किए गए हैं ये इसी प्रकार के जो एप्लीकेशन थे उनके लाइट वर्जन थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था टोटल 106 को भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है। और सरकार ने कब प्रतिबंधित किया है? ये प्रतिबंधित हुए हैं 26 जुलाई को। और जो पहले 59 बंद किए गए थे वो आपको याद होगा वो जून में प्रतिबंधित किए गए थे। जून में को किस डेट को? 29 जून को। ध्यान रखिएगा, डेट आपको बता दें 29, ऐसे आप हटा के देखिए जो डेट थी, जो 59 बंद किए गए थे ये 29 जून को किए गए थे। जून याद रखिएगा। और ये जो बैन किए हैं ये जुलाई में डेट थी आपकी 26 जुलाई। ठीक है, इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे हम चलें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने आपको प्रश्न हो चुके, समय हो चुका आधे घंटे से एवं, तो आज की वीडियो में ही रुकेंगे। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने अभी तक गुड नाइट शो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे हम फिर इसी समय अपने द गुड नाइट करंट अफेयर शो में। और अगर आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम 3 सेशन लाइव लेकर आ रहे हैं। एक लाइव हम 9 बजे सुबह लेकर आ रहे हैं जहां पर हमारी बात हो रही है मॉडर्न इंडिया के बारे में। और यूपी स्पेशल को हम कवर करने के लिए 2 बजे लाइव आते हैं और फिर करंट अफेयर को कवर करने के लिए आपसे 8 बजे लाइव रात्रि में आते हैं। ठीक है दोस्तों, दीजिए आगे अपने मित्र रमेश चंद्र को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।